In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Allow Assalamu alaikum. This is your mentor, Sayyid Muhammad Usman Nasir, on the platform of BG Learners Institute. Respected students, जैसा कि आप लोगों से हमारा एक वादा था कि आप लोगों के लिए विकास सिस्विप पेंटिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 2 TWI की जारी शुदा कोर्स आउटलाइन के मुताबिक आपको चैप्टर टू चैप्टर और टॉपिक टू टॉपिक उर्दू ज़ुबान में लेक्चर्स मुहैया करेंगे। तो मुझे आज ये आप लोगों को बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उस वादा को पूरा करने का दिन है। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जो कि क्रोयन है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी अगर डेफिनेशन लें कोर्स आउटलाइन से, तो क्रोयन की डेफिनेशन है द डिग्रेडेशन ऑफ मैटर बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स, जिसका मतलब कुछ यूं बनता है कि मेटल कोई भी हो, हर एक मेटल क्रोड होती है, हर एक मेटल जंगारी का शिकार होती है, उसको जंग लगता है, उसके ऑक्साइड्स बनते हैं और इस जंगारी के अमल में 2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं और वो दोनों मैकेनिज्म का जिक्र आपकी डेफिनेशन के अंदर किया गया। ज़रूर सिर्फ इस बात क्या कि आप गौर से उसको अगर देखें, गौर से उसको पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि उसमें उसने बताया, क्लियर कट बताया है कि डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, मेटल्स की डिग्रेडेशन होती है बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स, यानी मीन्स मैकेनिज्म्स। कौन से मैकेनिज्म? इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स। लफ्ज़ इलेक्ट्रो से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और केमिकल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं केमिकल मीन्स। चूंकि हम यहाँ क्रोयन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात नहीं करेंगे बल्कि क्रोयन सर्किट की बात करेंगे। याद रखिए, आपने इंतहाई बेसिक्स क्लासेस के अंदर आपने ये सीखा होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, और किसी भी सर्किट पे AC या DC करंट्स जो हैं वो उनका फ्लो होता है। AC करंट किसे कहते हैं? हमने पढ़ा हुआ कि फुल वेव करंट इज कॉल्ड AC और हाफ वेव करंट इज कॉल्ड DC। एक बात इंतहाई अहम कि क्रोयन सर्किट में जो करंट होता है वो AC नहीं होता बल्कि DC करंट होता है। अब हम आते हैं पूरे सर्किट के, इस सर्किट में होता क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स इस सर्किट में शामिल हैं। याद रखें, क्रोयन सर्किट जो है वो इंतहाई सादा सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। पहला एलिमेंट एनोड कहलाएगा, दूसरा एलिमेंट कैथोड कहलाएगा और तीसरा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो चले चलते हैं एक डेफिनेशन की तरफ। एनोड किसे कहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज एरिया इज कॉल्ड एनोड, जबकि नेगेटिवली चार्ज एरिया इज कॉल्ड कैथोड। वो एरिया जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम एनोड कहेंगे, और वो एरिया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मनफी चार्ज है, उसको हम कैथोड कहते हैं। अब एनोड को या पॉजिटिव क्यों कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज एरिया क्यों कहते हैं और उसको नेगेटिवली चार्ज एरिया क्यों कहते हैं, हम एक मिसाल से समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात सीखी होगी अपनी इब्तदाई क्लासेस में कि आयरन एक ऐसी मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है और उसका एटॉमिक मास जो है
वो 56 होता है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, ये चीज़ें आपने अपनी बुनियादी क्लासेस में सीखी होंगी, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे दोहरा देता हूँ। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कुल तादाद और वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस ऑर्बिटल्स के अंदर मखसूस रास्तों में घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कुल तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। और किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद एटॉमिक मास कहलाती है। देखें, छोटी सी क्लासेस में आपने ये सीखा, रट्टा लगाया करते थे आप लोग कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। याद रखें, आज तक नेचर ने जो भी चीज बनाई है वो न्यूट्रल ही बनाई, यानी जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वो न्यूट्रल है। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल आप पढ़ते हैं, लेकिन याद रखें, जैसे ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स देता है या इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो नतीजतन वो न्यूट्रल पार्टिकल नहीं रहता, बल्कि वो एक चार्ज पार्टिकल में तब्दील हो जाता है, और उस चार्ज पार्टिकल को हम आयन कहते हैं। तो आयन की डेफिनेशन यहां आप लोगों को क्लियर हुई। याद रखें, आयरन मेटल जो है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि 26, उतने ही इसमें प्रोटॉन्स हैं, वो भी 26 ही। इसलिए जब आयरन मेटल भी अपनी एटॉमिक फॉर्म में होती है तो ये भी एक न्यूट्रल मेटल है। लेकिन जैसे ही ये अपने वैलेंस शेल से 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स देती है, तो देने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से क्या होता है कि जो एक कुदरत ने इक्विलिब्रियम कायम किया था, जिसकी वजह से इनिशियली ये न्यूट्रल थी, अब वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे कि 26 प्रोटॉन थे और प्रोटॉन के ऊपर आपको पता पॉजिटिव चार्ज होता है, और 26 ही इलेक्ट्रॉन थे, वो भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जैसे ही आयरन मेटल 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे देती है तो फिर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, और आपको पता है क्या असूल है, मेजॉरिटी अथॉरिटी होती है। तो प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल यही जो आयरन एलिमेंट है ये आयन में तब्दील हो जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये फेरस आयन कहलाता है, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो ये फेरिक आयन कहलाता है। तो याद रखिए आयरन। अब देखिए यहाँ आयरन ने कैसा बिहेव किया, आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जिस मेटल से, वो मेटल जो इलेक्ट्रॉन दे देती है और देने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल में तब्दील हो जाती है, तो यही पॉजिटिवली चार्ज मेटल जो है वो बतौर एनोड बिहेव करना शुरू कर देती है। और यही इलेक्ट्रॉन जो दिए गए हैं डेफिनेटली अदर साइड पे कोई ना कोई दूसरी मेटल या कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट होगा जो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को जो मेटल रिसीव करती है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है प्रोटॉन की निस्बत, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज एरिया वो बन जाता है या नेगेटिव चार्ज इम्पोज हो जाता है। तो इसलिए याद रखिए एनोड पॉजिटिवली चार्ज एरिया कहलाएगा, कैथोड नेगेटिवली चार्ज एरिया कहलाएगा। एक और डेफिनेशन ले लेते हैं, एनोड वो एरिया होगा जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैथोड वो एरिया होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे। तो याद रखें यहां पे हम ज्यादा फोकस करेंगे स्टील मेटल के ऊपर। एक बात बड़ी है, मैं यहां लफ्ज मेटल बोल गया, याद रखें मेटल, स्टील जो है वो मेटल नहीं है, स्टील एक अलॉय है, क्योंकि मेटल्स नेचुरल अकरिंग होते हैं, यानी कुदरती तौर पर पाई जाने वाली मेटल्स, जबकि स्टील जो है वो कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता, बल्कि ये एक अलॉय है।
कि हमने दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिलाकर बनाया है, इसलिए हम इसको अलॉय कहते हैं। अलॉय हर वो चीज होती है जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स के आपस में मिलने के बाद बनती है। तो लिहाजा ये स्टील एक अलॉय है जो कि 90 से लेकर 98.5% तक आयरन पर मुश्तमिल हो सकती है और 1.5 से लेकर 10% तक जो है वो दूसरे मेटल्स पर मुश्तमिल हो सकती है। उसमें निकल भी आ सकता है, उसमें क्रोमियम भी ऐड हो सकता है, उसमें कार्बन भी ऐड हो सकता है। मोस्टली निकल और कार्बन की बेस पे इसकी स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील वगैरह में इसकी तकसीम होती है। बहरहाल याद रखें, स्टील जो है वो एक अलॉय है, मेटल नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है स्टील की ज़्यादातर आयरन के साथ मिलती हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें मोर देन 90% आयरन पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो बेटा बात हम कर रहे थे क्रोयन सर्किट की। तो क्रोयन सर्किट में 3 चीजें अहम हैं। नंबर 1 एनोड, नंबर 2 कैथोड और नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइट। एनोड आयरन एटम या आयरन एलिमेंट टाइप एनोड बना देगा। दूसरी जो मेटल है जिनका आपस में ये मेटालिक कॉन्टैक्ट के जरिए बना होगा स्टील, तो दूसरी जो मेटल है वो उस स्टील वाली सरफेस के अंदर जो है वो कैथोड के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देती है। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़, जब क्रोयन सर्किट कंप्लीट होने लगता है तो उस वक्त इलेक्ट्रोलाइट का होना इंतहाई ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट की पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। द सब्सटेंस which will be broken down into its basic kinds by passing of electrons। ऐसी सब्सटेंस जिसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए, इलेक्ट्रॉन्स गुजरे, तो वो अपने बुनियादी आयंस में तहलील हो जाए, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो याद रखें, क्रोयन सर्किट में जो वाटर वेपर्स हैं वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वाटर वेपर्स बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखें, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर किन बेसिक आयंस से मिलकर बना है? हमें पता है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस से मिलकर बना है। और जब इसी पानी में से इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे तो वो इस पानी को डिसोसिएट कर देगा बेसिक आयंस में, यानी यही पानी दोबारा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में तब्दील हो जाएगा। तो लिहाजा ये याद रखिए, पानी यानी वाटर वेपर्स फिजा के अंदर हर जगह मौजूद है। नमी हवा के अंदर मौजूद होती है, ह्यूमिडिटी मौजूद होती है। वाटर वेपर्स ह्यूमिडिटी की सूरत में मौजूद है। जबकि आपको पता है ज़मीन में अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो उनमें वाटर पार्टिकल्स भी, वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। तो लिहाजा ज़मीन में भी इलेक्ट्रोलाइट वाटर की सूरत में अवेलेबल है। हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर्स की सूरत में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। यही वजह है कि जैसे ही हम स्टील को या आयरन मेटल को हवा में या ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो उसके तीनों एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड और कैथोड इसके अपने स्टील स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वाटर वेपर्स या वाटर की सूरत में अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही ये तीनों एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं, क्रोयन सर्किट बन जाता है। क्रोयन सर्किट कंप्लीट होते ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलाइट को मिलते हैं और इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ देते हैं। यानी कैथोड से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट को जाके तोड़ते हैं और इलेक्ट्रोलाइट अपने बेसिक आयंस में तहलील हो जाता है। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना, फिर इलेक्ट्रोलाइट से बेसिक आयंस का बनना और फिर उन बेसिक आयंस का अपने ऑपोजिट चार्ज रखने वाले पोल की तरफ अट्रैक्ट करना और वहां जाके केमिकली रिएक्ट करना, इस पूरे अमल को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आए एक स्लाइड की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसे होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो आपके सामने ये क्रोयन ट्राइएंगल है जिसमें एनोड, कैथोड
और इलेक्ट्रोलाइट दिखाए गए हैं। आपको पता है, मैंने अभी बताया, पॉजिटिवली चार्ज एरिया इज कॉल्ड एनोड, नेगेटिवली चार्ज एरिया इज कॉल्ड कैथोड। और वो सब्सटेंस जिसमें से कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स जिस सब्सटेंस को तोड़कर उसको उसके बुनियादी आइंस में, बेसिक आइंस में तहलील कर दे, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और यहाँ बेसिक आइंस दो बन रहे हैं, एक हाइड्रोजन आइन और दूसरा हाइड्रोक्सिल आइन। और हमें यह भी पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यानी ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस असूल को अगर देखा जाए तो जो यहाँ पैदा होने वाले हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो कैथोड की तरफ आना शुरू कर देते हैं, और कैथोड की तरफ आकर जो कैथोड जिसके पास वाफर मिकदार में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन आइन आकर कैथोड से इलेक्ट्रॉन को लेता है और लेने के बाद हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता होता है, वो ये कि क्रोयन सर्किट के अंदर हाइड्रोजन गैस कहाँ खारिज होती है। तो याद रखें, क्रोयन सर्किट में हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पर खारिज होती है। दूसरी तरफ जो बेसिक आइन बना था वो हाइड्रोक्सिल आइन था। हाइड्रोक्सिल आइन हमेशा बेटा कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी असूल के तहत हाइड्रोक्सिल आइन आकर एनोड के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन के नतीजे में आयरन आइन प्लस हाइड्रोक्सिल आइन के रिएक्शन के नतीजे में आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड है इसे बेसिकली हम कहते हैं हाइड्रस रस्ट। फिर बेटा यही जो हाइड्रस रस्ट है इसको मज़ीद सनलाइट मिलती है, सूरज की रोशनी मिलती है, तो आयरन हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, और आयरन ऑक्साइड के बाद दोबारा हाइड्रोजन H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बनता है, यानी पानी बनता है, और पानी दोबारा एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह ये एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो याद रखें, क्रोयन के अमल में हमेशा जो है वो दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, एक क्रोयन सर्किट और दूसरा केमिकल रिएक्शन। ये आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली एक स्लाइड दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बड़ी डिटेल से ये सीखा कि क्रोयन बेसिकली जो है वो क्या होती है और कितने एलिमेंट्स जो है इस क्रोयन सर्किट में इन्वॉल्व होते हैं और केमिकल रिएक्शंस किस तरह होता है। मैं फिर भी अपनी बात को सम अप करता हूँ सादा से लफ्ज़ों में। याद रखिए, कोई भी मेटल है वो क्रोड होती है, और इस क्रोयन के अमल में दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, एक क्रोयन सर्किट बनना ज़रूरी है और दूसरा केमिकल रिएक्शन होना ज़रूरी है। क्रोयन सर्किट में एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट का बनना ज़रूरी है। अगर एनोड नहीं होगा तो फिर भी क्रोयन नहीं होगी, कैथोड नहीं होगा क्रोयन नहीं होगी, अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा फिर भी क्रोयन नहीं होगी, याद रखें। लेकिन अगर हम स्टील की बात करते हैं तो एनोड और कैथोड चूँकि उसमें बिल्ट इन होता है, इस वजह से हम ये कह देते हैं कि एनोड कैथोड तो है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट ना हो तो फिर भी क्रोयन रोकी जा सकती है। तो याद रखें, तीनों एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्रोयन सर्किट में, एक एनोड, कैथोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ कुछ अहम क्वेश्चंस ले लेते हैं। वो ये कि जब क्रोयन सर्किट बनता है तो हाइड्रोजन गैस कहाँ खारिज होती है, हमने कहा कैथोड पर खारिज होती है। क्रोयन सर्किट में जो क्रोयन प्रोडक्ट्स बनती हैं, ये जिसमें हमने आयरन हाइड्रोक्साइड और आयरन ऑक्साइड का, वो कहाँ बनती हैं, तो याद रखें क्रोयन हमेशा एनोड पर होती है, कभी भी क्रोयन कैथोड पर नहीं होती। क्लियर? उसके बाद आपने कुछ केमिकल इक्वेशंस देखी इस पिक्चर के अंदर, इस स्लाइड के अंदर, कि किस तरह ये केमिकल रिएक्शन जो है वो होते हैं। तो आज के दिन के लिए सिर्फ इतना ही। आपका शुक्रिया।